वेलकम स्टूडेंट्स। आईएमसी के आज के इस ई लेक्चर का जो सेशन है उसके अंदर अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं एजेंसी रेम्यूनरेशन, लेक्चर नंबर 15 यूनिट नंबर 2। तो अब तक अपन पढ़ चुके हैं कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे हमें कौन कौन से मेथड्स ऑफ बजट फाइनलाइज करने चाहिए, कैसे बजट को हम एलोकेट कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि एडवर्टाइजमेंट एजेंसी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे आपके कि एजेंसी को हम पैसा या रेम्यूनरेशन कैसे पे करते हैं। तो पहला मेथड आता है आपका कमीशन बेसिस। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है ऑफ कॉम्पनसेटिंग द एजेंसीज थ्रू अ कमीशन बेसिस। देखिए, एजेंसी जो होती है, अगर एक क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है टू क्रिएट एन एडवर्टाइजमेंट, यानी फुल सर्विस एजेंसी के थ्रू, तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे क्या है, अमाउंट है, फिक्स है। तो अकॉर्डिंग टू देयर ऑल प्लानिंग, रिसर्च, फंक्शंस, सिलेक्शन ऑफ मीडिया, मैसेज डिलीवरी, क्रिएटिव मैसेज, कॉपी राइटिंग, फाइनलाइज ऑफ आर्टिस्ट, इन सब बेसिस पे क्या है, वो अपना एक अमाउंट तय कर सकता है, एक पैकेज बना सकता है। पर यदि कोई मीडिया प्लानिंग एक्टिविटी कर रहा है या कोई अदर एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो उस बेसिस में वो कैसे अर्न करेंगे। तो हम यहाँ पे एक कंसेप्ट लेके चल रहे हैं मीडिया प्लानिंग। जैसे कि मान लो वो सिर्फ मीडिया को सर्च करता है या मीडिया को फाइंड आउट करता है, तो इसमें क्या दिखाया जा रहा है कमीशन बेसिस के बेसिस पे कि जो आपका मीडिया क्लाइंट है, जो मीडिया जिसका हम चूज़ कर रहे हैं कि आपका जो एडवर्टाइज़र है, जो इसने आपको ये कहा कि आप मेरे प्रोडक्ट या सर्विसेज का एडवर्टाइजमेंट बनाइए, तो वो उस पर्टिकुलर रिफ़र मीडिया की टाइमिंग के बेसिस पे मैक्सिमम 15% तक क्या करता है, कमीशन चार्ज कर लेता है। तो हम इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक मीडिया के साथ बात करी, मैंने कहा कि 8 बजे जो है करीब मेरे एडवर्टाइज़र का एडवर्टाइजमेंट आना चाहिए ऑन दिस पर्टिकुलर एक्स चैनल। उसने कहा कि हमारे इस चैनल पे 8 बजे यदि आप ऐड दिखाना चाह रहे हैं तो आपको क्या लगेगा, 1000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। अब मैं तो मेरे इस केस में क्या हुआ, मैंने जब क्लाइंट को कहा कि सर 8 बजे जब हम अपने एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा, 850 जो है हम उसको पे करेंगे, लेंगे हम उनसे 1000 रुपये। 850 से कौन से पे करेंगे हम उनको, उस 8 बजे एडवर्टाइजमेंट आने के, और 150 रुपये क्या हो जाएगा, आपका कमीशन चार्ज हो जाएगा। ऐसे ही यदि आप 10% कमीशन देखते हैं तो 850 तो आपने उनको पे कर दिया, 100 रुपीज़ आपने उनको उसके पे कर आपका कमीशन हो गया, और जो 950 आपने किए, तो जो 50 रुपये गए, ये 50 रुपये आपको क्लाइंट को क्या है, वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें आपका जो कमीशन है वो कितना हो गया, ओनली 10% है। तो ये हम क्या है कि मीडिया जो होता है, ये जिस भी मीडिया को हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि आप मेरे क्लाइंट का एडवर्टाइजमेंट आपके मीडिया पे आएगा, वो हमें इसका कमीशन देता है, यहीं से उसकी अर्निंग एजेंसी की होती है। स्ट्रेंथ क्या है कि ट्रैक विद मीडिया इन्वेस्टमेंट, क्लाइंट में पे बेस्ड ऑन लेवल ऑफ वर्क बाय देयर मीडिया इन्वेस्टमेंट। तो इसकी स्ट्रेंथ ये है कि जो क्लाइंट भी अगर किसी मीडिया को देखता है, कि कौन सा मीडिया मेरे एडवर्टाइजमेंट के लिए, मेरे प्रोडक्ट के लिए उन्होंने चूज़ किया है, तो वो इजीली फाइंड आउट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर टीआरपी एंड अदर सेक्टर्स। दूसरा, इसके अंदर ज़्यादा कुछ हमें रिसर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है इस मेथड में, क्योंकि जो मीडिया है उसकी कॉस्ट पता है, उस कॉस्ट के बेसिस पे हमें उसको उतना कमीशन देना है, उसकी इनवॉइस, उसका पीओ, ये सब हमें तैयार रखना है और उनको कमीशन चार्ज कर देना है। और इसमें क्या है, सबसे इजी टू कैलकुलेट है, 1000 रुपये का 15% आपका कमीशन, बाकी रिमेनिंग मीडिया के पैसे, तो हमारे लिए कैलकुलेट करना आसान है। वीकनेस की बात करें तो ये नॉन मीडिया डिसिप्लिन्स के लिए नहीं है, यानी कि वो एजेंसी जो मीडिया को डील नहीं कर पाते उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मीडिया अलग अलग रेट्स को कंसीडर करती है। जो बिग एजेंसीज़ होती हैं, बिग क्लाइंट्स होते हैं, बिग नेम गुडविल इमेजेस होती हैं, उनके एडवर्टाइजमेंट में कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ नेगोशिएशन कर लेते हैं। तो यदि कोई पर्सन या एजेंसी ऐसी है जो कि मीडिया में डील करती नहीं आ रही है, तो उसको कमीशन बेसिस पे काम नहीं करना चाहिए। दूसरा,
अगर आपका क्लाइंट ये है कि वो पैसे कम खर्च करना चाह रहा है किसी एप्रोप्रिएट मीडिया पे, तो वहाँ आपका कमीशन जो है वो कम हो सकता है न, क्योंकि क्लाइंट उसमें पे करना नहीं चाह रहा। अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें, यदि हम कॉम्पनसेशन मेथड में ओनली कमीशन बेसिस की बात करते हैं, तो जो भी आपका एजेंसी वाला है वो हमेशा ऐसे मीडिया को चूज़ करेगा जो कि उसको हायर कमीशन पे करे। दूसरा, जैसे अभी 15% है, ये 15% भी क्या है, कोई फिक्स नहीं है। अकॉर्डिंग टू देयर मीडिया नेगोशिएशन मीडिया अपना पेमेंट दे सकता है। और तीसरा, ये जो कॉस्ट है ये मीडिया पे ही आने वाली है कमीशन, क्योंकि ये मीडिया अपने ऊपर से ही कमीशन उसको इतना रिलैक्सेशन उसके अंदर उसको दे रही है। दूसरा आता है कॉस्ट बेस्ड फी सिस्टम। ये तो सिस्टम इज़ बेस्ड अपॉन द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग द सर्विसेज विच इंक्लूड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सर्विसेज अकाउंट प्लस मार्कअप प्रॉफिट। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम एजेंसी को जब रेम्यूनरेशन देते हैं तो हम उसमें अपनी कॉस्ट भी इंकर कर देते हैं। जैसे एक कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट बनाने की, दूसरी कॉस्ट उस एडवर्टाइजमेंट को इफ़ेक्टिवली प्रोड्यूस करके उससे रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने की। तो हम ये 2% ऐड कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरा एक एडवर्टाइजमेंट बनाने की कॉस्ट आई 1 लाख रुपए, या और अगर आपका प्रॉफिट होता है, सेल्स होती है, तो उसमें 10% क्या रहूँगा, मैं अपना मार्कअप प्रॉफिट भी लूँगा। तो अब जो मुझे क्लाइंट पे करेगा वो करेगा 1,10,000। तो मेरा रेम्यूनरेशन कितना हो गया, 1,10,000। तो अकॉर्डिंग टू डेविड ओगिलवी, फी सिस्टम हैज़ ए 5 एज ओवर द कमीशन सिस्टम। तो कमीशन में तो मीडिया आपको दे रहा था, क्लाइंट पे नहीं कर रहा था, क्लाइंट को तो पूरा पेमेंट करना पड़ रहा है। ये सिस्टम थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। वो क्यों? क्योंकि एजेंसी कैन बी मोर ऑब्जेक्टिव इन इट्स रिकमेंडेशन टू क्लाइंट्स। तो एजेंसी क्या करेगी, वो उन्हीं प्रॉपर चैनल्स को रिकमेंड करेगी जिसमें आपका क्लाइंट को प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसी प्रॉफिट से उसकी भी अर्निंग बढ़ने वाली है। दूसरा, एजेंसी अननेसेसरी के इंसेंटिव्स या इनएडिक्वेट मैनर में काम नहीं करेगी कमीशन बेसिस पे। क्योंकि अगर कोई मीडिया मान लीजिए हायर रेट मांग रहा है और उसको कहता है कि हम आपको 20% कमीशन देंगे, तो वो अननेसेसरी अपने क्लाइंट का पैसा वेस्टेज नहीं करवाएगा। यदि वो देखता है कि सेम फीडबैक और सेम इम्प्रेशन किसी अदर मीडिया का है पर उसमें चार्जेस कम है, तो उसको वहाँ पे रिकमेंड कर देगा। देन एजेंसी की क्या इनकम है उसमें स्टेबलाइज्ड हो रही है। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि एडवर्टाइजमेंट बनाने की मैं 1 लाख रुपये तो आपसे ले रहा हूँ और प्रॉफिट होने पे 10% इसमें मार्कअप प्राइस और ऐड हो जाएगी। तो यहाँ उनकी इनकम क्या है, वो फिक्स हो गई कि वो 1,10,000 रुपये तो उसमें एडवर्टाइजमेंट में मिलने हैं, या फिर 1 लाख रुपये तो उसको मिलने हैं फॉर क्रिएटिंग एन एडवर्टाइजमेंट। इसके अलावा अननेसेसरी की कोई सर्विसेज वो नहीं लगाना चाहेगा, क्योंकि इसमें क्लाइंट का टाइम भी बर्बाद होगा और क्लाइंट की सर्विसेज भी क्या होगी, इफेक्ट करती है। देन एवरी फीस अकाउंट पेड्स ऑन वे। तो वो अपने तरीके से डील करना चाहेगा, अनप्रॉफिटेबल अकाउंट को वो डील नहीं करेगा। यानी कि ज़बरदस्ती कमीशन के बेसिस पे वो उन नेसेसरी खर्चों को इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहता, जिसकी वजह से आपके क्लाइंट का बजट जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। अब इस देखिए हमने क्या किया, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। वैन रिसोर्सेज लेवल आर एग्रीड बिटवीन द एजेंसी एंड क्लाइंट, द आवरली और ब्लेंडेड रेट आर अप्लाइड। तो उन्होंने कहा कि एक दो लोग हैं, एक एजेंसी है और एक जो मीडिया है, उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हम एक फ़िक्स्ड फ़ी देंगे आपको एक लिमिटेड टाइम तक, किस चीज़ के, हमारे एडवर्टाइज़ को पब्लिश करने के। तो एज़ मार्केट कंडीशन चेंज, आपका जो स्केल होगा वो भी रीडिफाइंड हो जाएगा। यानी अगर आपका मार्केट शेयर बढ़ रहा होगा, आपका रिजल्ट सक्सेसफुल मार्केट कैंपेन हो रहा होगा, तो आप अपने रिसोर्सेज को और अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक सिंपल सा वे हम ये देख रहे हैं कि यदि एक फ़ीस फिक्स्ड है कि आपका हमारा क्लाइंट का एडवर्टाइजमेंट आपके इस चैनल पर 3 महीने तक लगातार 8 से लेके 8.25 के बीच में आएगा, और आपको इस 3 महीने के हम आपको 1 लाख या 2 लाख रुपीज़ पे करेंगे। तो इससे क्या फ़ायदा मिल रहा है आपके क्लाइंट को? इससे ये क्लाइंट को फ़ायदा मिल रहा है, यदि मार्केट चेंज हुआ, मार्केट सिनेरियो चेंज हुआ, चाहे आपका मार्केट शेयर बढ़ जाए, तो आप अपने आप को, अपने रिसोर्सेज को किसी अदर कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है इसके अंदर।
देन अगर आप देखें मोर देन 28% ऑफ एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज क्रिएटिव एंड मीडिया आर करंटली रेम्यूनरेटेड यूजिंग द रिटेनर मेथड। मैक्सिमम कंपनीज आजकल इसी चीज़ पे डील करने लग गई हैं कि हम क्या करेंगे, फिक्स पे के हिसाब से अपना पेमेंट करेंगे एजेंसी को। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें, इट एस्टेब्लिश अ एग्जैक्ट स्टाफिंग रिक्वायरमेंट फॉर द ईयर, कितने लोग आपको साल भर के लिए चाहिए। गारंटी द क्लाइंट अ कमिटेड रिसोर्स फ्रॉम द एजेंसी, कि एक साल तक मैं कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने वाला हूँ और हमें कितना पेमेंट करना है। जैसे मनी, हमने कहा कि हम मनी का जो एक्सपेंसेस एक साल में कितना करेंगे वो फिक्स हो गया। देन हम इसको अपने एनुअल बजट में इजीली दिखा सकते हैं, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज नहीं होने वाला। और यदि हम इसको कम करना चाहेंगे आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो दोनों पार्टीज़ की सहमति से ही ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रीच होगा। वीकनेस क्या कहते हैं इस प्लान की, कि यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमें एक वर्किंग प्लान का स्ट्रॉन्ग होना माना गया, क्योंकि हम एक साल तक एक ही एडवर्टाइजमेंट को एक ही चैनल पे दिखा रहे हैं। तो यानी हमारी वर्किंग प्लान इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एडिशनल इंसेंटिव्स नहीं होने चाहिए। एक्चुअल जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो ओरिजिनल एस्टिमेट के साथ क्या हो सकती है, थोड़ी बहुत वेरी हो सकती है। और इट कैन बी फ्लेक्सिबल इफ़ रिव्यू आर नॉट बिल्ट इनटू द प्रोसेस। और यदि आपको लगता है कि मार्केट में कुछ कंडीशन ख़राब हो रही है, तो आप अपने एडवर्टाइजमेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक साल का कॉन्ट्रैक्ट है और वो उस पर हर साल क्या आएगा, 8 से सवा 8 तक आता रहेगा। फिर आता है रिटेनर प्लस परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव पेमेंट, यानी रिटेनर प्लस PRIP। तो ये जो मॉडल है ये एक रिटेनर मॉडल है, वाइल एडिंग एन इंसेंटिव कंपोनेंट, यानी इसके अंदर हम कुछ एडिशनल इंसेंटिव्स को भी कंपोनेंट को ऐड कर सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? द रिटेनर फी फॉर द पीरियड इज़ एग्रीड। तो हमने कहा कि हम एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक अपने एडवर्टाइजमेंट को रिटेन करेंगे, तो उसकी जो फीस है वो है 15%। अ पोर्शन ऑफ द एनुअल फीस सेज 15% इज सेट असाइड अंडर ईयर एंड पेंडिंग द अचीवमेंट ऑफ नंबर ऑफ प्री एग्रीड टारगेट क्राइटेरिया। तो हमने ये कहा कि 80 जो हमारा 15%, तो हमने कहा कि हम आपका रिटेन की तरफ रखेंगे यदि हमारे को ये एडिशनल फ़ायदा मिला तो अब हमें क्या करना है, जो हमारे 85% है यानी 1 लाख का 85,000, इस 85,000 रुपये को हमें एक साल तक क्या करना है, इस एडवर्टाइजमेंट को पे करना है। और बाकी 15% हमने क्या रखा है, यदि हमें लगा कि हमारे रिसोर्सेज यूज़फुल हो रहे हैं, हमारा मार्केट शेयर बढ़ रहा है, तो हम इसमें 15% आपको और एडिशनल पे करवा देंगे। एट द एंड रिज़ल्ट क्या मेज़र होगा कि अगर आपका PRIP यानी कि परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव पेमेंट टारगेट इज़ अचीव्ड, तो हम आपको 15% क्या करेंगे, फुल पेमेंट कर देंगे। तो अब हमने इसमें क्या देखा, 100% तो हम कर रहे हैं किस चीज़ का, 85 + 15 हमारा हो गया 100%। अब वो ये बोलेगा 100% तो आप मुझे पेमेंट करो किस चीज़ का, पूरे साल के एडवर्टाइजमेंट करने का। और यदि आपका सब कुछ सही हो रहा है तो हम परफॉर्मेंस के बेस पे आपको 15% एडिशनल और पेमेंट करेंगे, यदि आप हमारी तरफ से एडिशनल इंसेंटिव करते हैं। इसको आप बहुत सिंपल तरीके से समझिए, थोड़ा कन्फ्यूजिंग आपको शायद लग रहा होगा टेक्निकली। देखिए 100% 1 लाख रुपया मैंने कहा, एक साल तक 8 बजे से लेके सवा 8 बजे तक मेरा एडवर्टाइजमेंट इस X चैनल पर आएगा, जिसकी कॉस्ट होती है 1 लाख रुपये। अब अंडर PRIP मेथड मैंने इनसे क्या कहा कि यदि आपने एडिशनल किसी चैनल पर मेरा कोई एडवर्टाइजमेंट को दिखा दिया, जैसे आपने कहा YCL जो रात को 10 बजे से लेके सवा 10 बजे आता है, यदि आप उसको कुछ दिखा देते हो एडिशनल और मेरी सेल्स बढ़ जाती है, तो मैं आपको इस चैनल पे दिखाने का क्या करूँगा, 15% एक्स्ट्रा पे करूँगा। तो 1 लाख रुपए तो मैं उनको दे ही रहा हूँ 8 बजे सीरियल एडवर्टाइजमेंट दिखाने का, प्लस 15% मैं उनको क्या करूँगा, एडिशनल दूंगा किस चीज़ का, जो उन्होंने 10 से सवा 10 के बीच में कभी कभी मेरे एडवर्टाइजमेंट को प्ले किया। तो इस तरह से मैं उनको 115% क्या करूँगा, रेम्यूनरेशन
पे करूँगा। तो ये एक तरीके से क्या हुआ। अब जो एजेंसी है, तो एजेंसी इस केस में क्या करेगी, एडिशनल इंसेंटिव पुट करने की कोशिश करेगी, एक्स्ट्रा रिसर्च करेगी कि कौन सा ऐसा चैनल है, कौन सा ऐसा सीरियल है, कौन सी ऐसी टाइमिंग है जिस पे वो एडिशनल इंसेंटिव पुट करके मैक्सिमम परफॉर्मेंस को आउटपुट डिज़र्व कर सके। यदि इसकी स्ट्रेंथ देखी जाए तो ये नॉर्मली एफएमसीजी कंपनीज ज़्यादा यूज़ करती हैं। इफ़ सेल्स इंक्रीज़ तो एजेंसी की इनकम भी होती है, यदि सेल्स इंक्रीज़ नहीं होती तो वो ओनली 100% का ही कैटेगराइज में, बल्कि इंसेंटिव ज़्यादा उसके मेहनत लग जाती है। और इट इज़ बी ए मोटिवेशनल, क्योंकि एजेंसीज़ को कुछ एडिशनल मिलने वाला है, इसलिए वो ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं। अगर वीकनेस की बात करें, इट माइट नॉट बी सूट फॉर सर्विस इंडस्ट्रीज़, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्रीज़ में इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट या इंसेंटिव्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके अंदर हमें पोस्ट कैंपेन एनालिसिस ज़्यादा करना है, क्योंकि एक बार तो हम फिक्स कर ही चुके हैं, अब हमें और रिसर्च करनी है फॉर अदर डिफरेंट चैनल्स और डिफरेंट टाइमिंग ऑफ टीआरपी सीरियल्स। देन इसके अलावा हम क्या सोच रहे हैं, हम इसमें अपने कॉम्पिटिटर के रिगार्डिंग नहीं सोच पा रहे, क्योंकि हम यहाँ पे इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस से हैं। क्या पता आपका कॉम्पिटिटर 30 या 40% एडिशनल खर्च कर रहा हो अपने इंसेंटिव्स पे, पर ड्यू टू इकोनॉमिक पॉसिबिलिटी हम शायद 15% ही कर पा रहे हैं। तो इस वजह से जो आपका मीडिया चैनल है वो सिर्फ 30 या 40% वाले को ज़्यादा फोकस करेगा, ना कि हम 15 वालों को। देन आता है प्रोजेक्ट फीस। अगर आपके पास कोई क्लियर प्लान नहीं है और आप को रिटेनर बेस्ड रेम्यूनरेशन करने में दिक्कत आ रही है, तो आपके लिए सबसे आसान उपाय आता है प्रोजेक्ट की फ़ीस। जो भी प्रोजेक्ट आपने दिया एडवर्टाइजमेंट पीरियड का, उसकी एक फ़ीस तय कर लीजिए और उस फीस में आप नेगोशिएशन करके फाइनल प्राइस को आप फिक्स कर लीजिए। उतना पेमेंट आप इस एजेंसी वाले को पे कर देंगे। अगर स्ट्रेंथ देखी जाए, इट इज़ डायरेक्टली रिलेट विद द सिंगल डिलीवर्स, सिंपल टू कंट्रोल, और नॉर्मली ऐसी सर्विसेज जो कि निश में आती हैं वो फ़ायदेमंद होती हैं। और इसमें क्या है कि ईच प्रोजेक्ट मस्ट बी प्राइस इंडिविजुअली। जैसे मान लीजिए आज मैंने कहा कि मैं एक साबुन बना रहा हूँ, तो उसका एडवर्टाइजमेंट बनाइए, उसका फ़ीस अलग लगेगी। फिर मैंने कहा कल मैंने सोप बनाया तो उसका फ़ीस अलग लगेगी। तो मेरे को हर एक प्रोजेक्ट की इंडिविजुअल फ़ीस उनको पे करनी पड़ेगी। वर्क और स्टाफ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट चेंज होता रहेगा, और रिसोर्सेज जो है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे। इसके साथ साथ हम ब्रांड बिल्डिंग को प्रमोट इसमें नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपनी फ़ीस और एक प्रोजेक्ट से मतलब रख रहा है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।